एक्टर सुनते हैं कि बड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं जब बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करते हैं। ये इनसिक्योरिटी क्या होती है और क्यों होती है? ये रेड लाइट गाड़ी और सर साहब ये वो मैं पहले प्लान बना रहा था तो मैं तैयार हो गया। जो टाइम मुझे तैयार होने में लगा वो उस समय लग जाता है कि जब खुद को पहचान लोगे तो अपना कास्टिंग भी खुद करोगे, अपने दिमाग से अब कहानी बनोगे, अपने क्राफ्ट पे काम करोगे। हमेशा दो नाव पे सवार मत होना कि मार्केट की दुनिया है, सब बेचना तो पड़ेगा, पैकेजिंग सही रखनी पड़ेगी। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। फिल्म इंडस्ट्री में लोगों के आने के जो तरीके होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं, सबके रास्ते अपने अपने होते हैं। कोई आना चाहता है तो आ नहीं पाता, कोई नहीं आने की सोचता भी नहीं है और उसके बाद भी आ जाता है। और ये जो इत्तेफाक होते हैं ये कई बार ना हमें थोड़ा सा आश्चर्य में भी डालते हैं कि यार ये अगर हमारे साथ हो जाए तो कैसे हो जाए। लेकिन जिनके साथ घटता है, जिनके साथ होता है, अगर वो इस बारे में बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। यही सब बातें करने के लिए मेरे साथ है नीरज भारद्वाज जी। वेलकम टू जॉइन सर। तो आप एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, इंडस्ट्री में सालों साल से काम कर रहे हैं, बहुत ही सक्सेसफुल हैं और बिहार से संबंध रखते हैं। बिहार में सर चलता है पावर गेम, है ना, बचपन से लेकर चलता है। दो ही पावर है वहाँ पे, या तो पॉलिटिकल पावर होती है या तो पुलिस पावर होती है, यानी कि सरकारी की, एडमिनिस्ट्रेशन की। उस पावर में से आप ये पावर हाउस में कैसे आ गए? हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए कि कभी एक्चुअली एज यूजुअल जैसे लोग बोलते हैं मैंने कभी सोचा नहीं, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही था, कोई तैयारी नहीं। बस ऐसा सोचना भी, हमारे यहाँ जो बैकग्राउंड है उसमें ये सोचना भी एक लगी, एक मतलब ये आपने गलती कर दी भाई, अब तो घर वाले बैकआउट कर देंगे कि भैया आप खत्म निकलो। कैसे सोच सकते हो यार, बिहार से एक लड़का बॉम्बे आ जाएगा, वो 96 की बात कर रहा हूँ, आज से आप समझिए 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो सोचा कभी नहीं। दिल्ली में पढ़ाई लिखाई, हम लोगों का बैकग्राउंड जो भी रहा, जो भी फैमिलीज मेंबर्स हैं सब सरकारी महकमे में, सब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पर अच्छे तो, और उम्मीद भी यही थी कि ये भी बंदा वही करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक अनसेटिस्फैक्शन था कि यार वो नहीं चाहिए जो देखा है, जो हो रहा है ये रेड लाइट गाड़ी और सर साहब ये वो बड़ा। फिर भी लेकिन चलो वह मजबूरी में दिल्ली में एवेंचुअली पहुंचे, ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, चार्टर अकाउंटेंसी किया। इत्तेफाकन एक शख्स से मुलाकात होती है सर कनाट प्लेस में, मोहम्मद हनीफ। उसने कहा कि भैया ठीक ठाक दिखते हो, हाइट क्या है तुम्हारी? तो मैं बोला कि 6'1" समथिंग, 6'1" समझ लीजिए। बोला ठीक ठाक दिखते हो, पर्सनालिटी अच्छी है, फिल्म लाइन में क्यों नहीं ट्राई करते हो? तो हंसी निकल गई कि भाई नेक्स्ट पॉसिबल वाली बात है कि फिल्म लाइन में भाई कैसे। लेकिन उसने बोला कि नहीं एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नोएडा में मारवा स्टूडियो था, मारवा स्टूडियो में जाओ, और उस समय बोलते थे कि वो टेस्ट होता था, ये आजकल जो ऑडिशन है वो वर्ड यूज़ नहीं होता था। और चूंकि फाइनल एग्ज़ाम खत्म हो गया था तो बोला चलो ये टाइम पास करते हैं, जाना किसको है यार। और एज यूजुअल लोग मुझे, नीरज कुमार चौधरी मेरा सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन नाम था, और लोग आज जो जानते नीरज भारद्वाज के नाम से जानते, भारद्वाज गोत्र हुआ, हम लोग मैथिल ब्राह्मण हैं। तो पहुंच गए मारवा स्टूडियो और नाम पूछा गया तो वहीं पहली बार निकला कि नीरज भारद्वाज। ओके, इत्तेफाक से, और जाना तो था ही नहीं तो कुछ, और नीरज कुमार चौधरी यूज ना करो, नीरज भारद्वाज लिख दो यार। ठीक है भैया, लिख दिया, चल के बताओ, 4 लाइन बोल के बताओ, ठीक है वो भी बोल दिया। वापस आ गए भाई साहब घर, कॉन्टैक्ट नंबर लिया। अचानक एक से लगभग 10 दिन के बाद अचानक फ़ोन घर में बजा और मैंने ही उठाया फ़ोन। तो भारद्वाज साहब से बात हो सकती है? मैं लोग नहीं है, भारद्वाज साहब तो रहते नहीं कोई। फिर जहन में आया कि भाई एक जगह तो नाम आपने दिया था भारद्वाज। बोले हाँ जी बताइए बोले वो शॉर्ट लिस्ट हो गया उनका, मारवा स्टूडियो में उन्होंने जो टेस्ट दिया था, तो आके फॉर्मेलिटी पूरा कर लें, कॉस्ट्यूम वगैरह कोचिंग करने के लिए। मैं बोला ठीक है, अब तो ले, ये तो हो गया यार। रखा फ़ोन। तो अब यहाँ पर मैं नाटक, अब क्या किया जाए यार, जाने का मन तो हो गया था, अब कभी सोचा नहीं था, और वो चीज़ सामने से मिल रही है। तो भाई अपने जो बड़े भाई साहब हैं हमारे हैं,
तो उनको किसी तरह कन्विंस किया कि भाई IAS IPS ये सब चीज़ बनना है तो आप हैं ही हमारे परिवार में, कौन सा नया हो जाएगा कुछ नया ट्राई और एक एक्टर बन जाता है तो आप समझ रहे हैं पूरा दुनिया जानेगी, पैसे भी होंगे, नाम भी होगा। किस तरह मतलब हाथ पैर मार के कन्विंस किया भाई साहब। इवेंचुअली हम लोग कुल्लू में शूटिंग शुरू किए। ये काका हाथरसी साहब थे, हास्य कवि, उनका बेटा लक्ष्मी नारायणकर वो डायरेक्टर थे। फिल्म का पहला हीरो तो सुनील शेट्टी साहब, उनके अपोजिट नगमा जी और मेरे अपोजिट साउथ की एक्ट्रेस थी खुशबू जी, वो एक्चुअली मैं सेकंड हीरो था। मैंने इवन आप विश्वास नहीं करेंगे मुझे ऑटोग्राफ वगैरह सेंस समझ में नहीं आया था, लेकिन शूटिंग पे जब देखता था ना तो लगता था कि उस समय ये मोबाइल वाइल चक्कर था नहीं। तो फिर वो ऑटोग्राफ देना वहाँ से सीखा शुरू किया। बड़ा अच्छा लगा कि दामाद की तरह ट्रीट होता है यार। आफ्टर ऑल आप हीरो, भले लोग नहीं जानते लेकिन लोग ये जानते थे कि हीरो है तो चलो फोटो खिंचवा भी लेते थे, ऑटोग्राफ भी मांग लेते थे। अब कहते हैं ना कि शेर को खून लग गया था तो बड़ा अच्छा, ये तो सही चीज़ है। 12-13 दिन की शूटिंग शेड्यूल था पूरा, ख़त्म हो गई, अब नेक्स्ट शेड्यूल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब आ गए घर तो लगा कि साला अब तो आप ही स्टार हो, दुनिया आज नहीं देख रही है पलट के कल तो देखेगी। ट्रीटमेंट तो आपने देख ही लिया कि क्या मिला। लेकिन कुछ दिनों बाद 2-3 महीने जब गुजर गए तो कॉल नहीं आया वहाँ से। पता चला कि प्रोडक्शन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, फिल्म शेल्फ हो गया, बंद हो गया। अब फिल्म तो बंद हो गई, मैं खुल गया। अब क्या करें, फिर भैया को फिर कन्विंस किया कि कमाल होता है, ये होता है और लड़ना है तो साला वहाँ चलते हैं ना, मैदान में जाते हैं। हम मैदान में जाते हैं भाई मुंबई। तो कन्विंस किया किसी तरह। अब चूंकि पापा 94 गुजर चुके थे तो पितातुल्य भैया थे, जीजाजी, दीदी, माँ सब हमसे बड़े ही, मैं सब छोटा हूँ। फिर किस तरह कन्विंस करके पंजाब मेल से 25 दिसंबर बॉम्बे आ गया मैं 96 में। और बस यहाँ से हमारी जर्नी जो है फिल्म लाइन में, क्योंकि मन मना लिया था कि लौटूंगा नहीं। तो ये बोलते हैं ना जब बिहारी एक जिद पकड़ लेता है, ये तो कह सकते हैं ढिठईपना, जिद्दीपना था, बहुत सी चीजें पता ही नहीं था बॉम्बे में ना। राइट। लेकिन इसमें एक चीज निकल के आती है नीरज जी कि आपको ये तो था कि यार ये नहीं करना है और इसमें मजा नहीं आ रहा है, बट ये नहीं मानता क्या करना है। वो इत्तेफाक से आपके सामने आया कि जब आपने बोला कि नहीं, एक्टिंग के कीड़े थे जैसे कॉलेज में कर लेना, लेकिन इसको करियर बनाना मतलब सोच ही नहीं सकता था। मैं यही बोल रहा हूँ आपसे कि कितने ऐसे लोग होते हैं जॉब में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, आज वो आपकी बात सुन रहे होंगे तो समझ पे आ रहे होंगे कि यार हाँ यार मुझे कर तो रहा हूँ लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है और अच्छा कुछ और लग रहा है, लेकिन वो इसको ब्रेक नहीं कर पाते। जिस तरह से आपने जिद करी कि नहीं यार अब तो मैं जाऊँगा ही, अब मुझे समझ में आ गया। अब आप जब दोबारा मुंबई आए तो आप बिल्कुल फ्रेशर थे, आप एक तरह से बिल्कुल नए थे, क्योंकि जो मौका मिला था, जो ट्रीटमेंट मिला था वो जा चुका है ना। और उस रिजेक्शन के बाद या जो उस टाइम आपको रिजेक्शन लगा होगा, उसका बहुत मुश्किल होता है दोबारा उसी इंडस्ट्री में या उन लोगों के सामने जाना। वो आपने कैसे किया? नहीं, इनफैक्ट तो मैं इंडस्ट्री में घुसा कहाँ था। हाँ, ये तो बाहर वाली चीज ही मिली थी मुझे। फिर भी एक देखा जाए तो फिल्म आई नहीं यार, ये बड़ा रिस्की है, अनसर्टेन, जो इंडस्ट्री का बोला जाता है। ये पता था सर, चूंकि पढ़ा लिखा हूँ तो डाइसी लाइन है, ये पता है कि यहाँ श्योर शॉट नहीं है, यहाँ श्योर शॉट नहीं है, आपकी सब डेस्टिनी पे काम है, ये पता था। तो मन में तो ये गांठा हुआ था कि नहीं ठीक है मैं तैयारी करूंगा। मैं इसलिए बोला ना कि मैंने तैयारी इसलिए नहीं की, यही वजह है, ये नेगेटिव रहा हमेशा कि अगर मैं पहले प्लान बना लिया था तो मैं तैयार होके आता। जो टाइम मुझे तैयार होने में लगा वो उस समय लग जाता कि डायरेक्ट बात करने में लगता। राइट, मैं अपने को तैयार करने में लग गया। इसलिए मैं तो सबको यही कहता हूँ कि पहले फोकस करो क्या। अच्छा, दूसरी बात मैं जो हमेशा लोगों को बोलता हूँ, भाई सिक्योर्ड नहीं है ये लाइफ, एक सिक्योर्ड लाइन हमेशा रखो। पढ़ाई पढ़ लिख लो, कुछ एक जॉब सिक्योर्ड कर लो, आपको बसरते या तो आपका प्रोड्यूसर डायरेक्टर बाप हो, फाइनेंसर बाप हो, भैया उड़ाओ पैसा जाओ, वो ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल लोगों के लिए मैं हमेशा कहूँगा कि एक लाइन हमेशा तैयार रखो कि भाई वहाँ से आप सोर्स ऑफ इनकम। राइट, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस लाइन अब वो ज़माना ख़त्म है। क्या होता है सर कि मायापुरीज और ऐसे जो गॉसिप्स मैगजीन में लोग पढ़ते हैं कि भाई साइकिल पे जा रहे थे, लोकल ट्रेन में जा रहे थे, प्रोड्यूसर ने देखा, वहाँ आ गए, अरे भाई अब नहीं होता है, ये सिर्फ कहानियाँ हैं। मैं चना खा के रात भर पुलिस स्टेशन में बैठा रहा, मैं रेलवे स्टेशन में बैठा रहा, मुझे पिक कर लिया, ये कर लिया, भाई ये सब कहानी पे मत जाओ। और सर ये एक मैं नैरेटिव ऐसा सेट हो गया है कि गांव देहात में लोग भाग के आ जाते हैं इस चक्कर में, हो जाएगा मेरा। और इसलिए शायद स्ट्रगलर्स की तादाद बढ़ जाती है क्योंकि वो तैयार ही नहीं है। बिल्कुल, और भीड़ तो यहाँ सबसे ज्यादा है। मान लो आप टैलेंटेड हो लेकिन आपको 100 गधों को पार करके आपको अपना घोड़ापन साबित करना, प्रूफ करना, तो वो भीड़ तो टाइम वेस्टेज है ना सर। टाइम वेस्ट, उसको तो कोई गाइड किया नहीं, बताया नहीं कि नहीं बेटा चना खा के नहीं होता है।
और वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से कि हम ये चीज़ें अवेयरनेस में लाएं और उसमें आप भी सपोर्ट बिल्कुल। करें कि यहाँ पर आना और टिके रहना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है वैसे भी। और सर टैलेंट सेकेंडरी चीज़ है, आपकी क्षमता जो है, अवेयरनेस, आप जानो कि जिस लाइन में जा रहे हो उसके बारे में कितना जानते हो। राइट। हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, इतने लोग हैं और आपका कंपटीशन किससे है? पूरा बॉलीवुड आपके सामने खड़ा है, उससे तीर में। इसलिए हम लोग आजकल मनोज बाजपेयी साहब को, शाहरुख खान साहब को क्यों कहते हैं? दे आर नॉन फिल्मी बैकग्राउंड और आए और करके टिक गए और आप जगह बनाया है, तो बहुत बड़ी बात है। तो वही मैं कहता भी हूँ हमेशा कि एक पर्सन ना पर्सनालिटी के साथ काम करता है, अपनी पर्सनालिटी पे भी हमको उतना ही काम करना चाहिए। तो इसमें जो आपने पढ़ाई लिखाई की उसका तो योगदान रहा ही, लेकिन जो आप साहित्य पढ़ते थे, लिटरेचर पढ़ते थे, उसका कितना वैल्यूएशन है? सर इससे रहा कि मैं हर सर्कल में बैठ पाया। अब ठीक है कि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जिसका कोई काम नहीं आता है जनरल लाइफ में, लेकिन आदत जो पढ़ने की होती है ना, तो वो गिरे हुए पेपर से भी आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट आप कर सकते हो। तो मेरे लिए ये बड़ा फायदा हुआ कि पढ़ने के शौक की वजह से मैं हर सर्कल में बैठ पाया। फिल्म लाइन के अलग अलग अपने सर्कल में 2 लाइनें बोलने के लायक रहा। और जब आप 2 लाइनें 1 लाइन बोलने लायक हो जाते हो, आपको कहीं ना कहीं जगह मिलना शुरू होता है कि नहीं इसको पता है कुछ। राइट। मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में लाइब्रेरी में पढ़ता था जा जाके कि एक्चुअल है क्या, क्योंकि ये चीज़ तो थी ही नहीं लाइफ में ना, फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म में क्या है, तो क्यों पढ़ता मैं? यही बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, जो आपने बहुत अच्छे तरीके, क्योंकि कई लोगों ने सिर्फ वो पहला वाला पार्ट सुना होगा आपका कि आप कनॉट प्लेस पे खड़े थे और आपको चांस मिल गया। जी जी जी। लेकिन जो आपके बातों का लहजा होगा, जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की वोकैबुलरी आपकी है, वो भी उसमें इम्पोर्टेंट थी। बिल्कुल, और उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है। उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है। मैं तो हर लोगों को बोलता हूँ कि किसी को भी कि डिग्री लेना ज़रूरी नहीं, पढ़ो, अवेयर हो, जानकारी हासिल करो। भले हो सकता है वो आपको अभी लग रहा है कि मेरे काम के नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कि भेलपूरी खा तो जिस पेपर में मोड़ के देता है ना, कोशिश करो कि उसको भी पढ़ के ही फेंको, उससे भी हो सकता है 2 चीजें आपको मिल जाएं। और फैक्ट सबसे बड़ी बात है, उड़ी उड़ाई बातों पे मत जाओ। सर मोबाइल एक आजकल के ऐसा टेक्नोलॉजी है कि इसको आप इस्तेमाल सही तरीके से करो तो आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं। गलत तरीके से करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो, तो फिर तो भैया बैठे बैठे घर में आपको टीचर समझा नहीं सकता। बिल्कुल। आप तो कल को ऑपरेशन ना करने लगो, डर इस बात का लगा है, एआई आ गया है, कहते हैं भैया इलाज वगैरह भी वही कर देगा, तो अब तो सब कुछ कर ही देगा, अब तो इंसान की अहमियत ही खत्म हो गई। नॉर्मली ना एक्टर सुनते हैं कि बड़े इनसिक्योर हो जाते हैं जब बड़े बड़े एक्टर्स के साथ खड़े होते हैं। ये इनसिक्योरिटी क्या होती है और क्यों होती है एक्टर को? सर इसके बारे में मुझे भी नहीं, मैं भी बहुत सुना हूँ इनसिक्योरिटी क्या होती है। वजह ये होता है कि हम अपने काम पे कम फोकस, आपके काम पे ज़्यादा फोकस करते थे, इनसिक्योरिटी वहाँ आती कि ये मेरे से बेहतर है। तो क्या हुआ कि आपको अपने काम पे विश्वास नहीं रहा, तभी ना मैं सोच रहा हूँ यार ये अच्छा लग रहा है यार। क्योंकि सर किसी चीज का लिमिट तो लाइफ में है नहीं, टैलेंट का कोई ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा टैलेंटेड नहीं हो सकता। अच्छे से अच्छा कुछ भी हो सकता है। तो 1 नंबर जो है हमेशा खाली रहता है सर, कौन किससे बेहतर हो जाए नेवर नो, भले टाइम लग सकता है। तो लेकिन जब हम लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने पर कम करके फोकस, मैं आप पर ध्यान ज्यादा देना लूंगा, तो इनसिक्योरिटी होगी यार। यार फिजिक्स मेरे को ऐसे ही चाहिए था, यार ये जैसे बोल रहा वैसे ही था। अबे हो सकता है यहाँ पब्लिक डिमांड है, हो सकता है उनसे ज्यादा बेहतर लोग हों आपको पसंद करें। कितना बोलते हैं ना, एक एक्टर जो होता है, कलाकार होता है, जो दिल से कलाकार होता है, उसको सबसे ख़राब बात लगती है सेल्समैनशिप से, बेचने से। एक्टर की कितना ज़रूरी है खुद को प्रेजेंट करके बेचना? ये तो बिल्कुल, देखिए मार्केट तो दुनिया है सर, बेचना तो पड़ेगा अपने आप को, पैकेजिंग सही रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। आप जिस सेक्टर में जा रहे हो, आपका पहनावा, आपका प्रेजेंटेशंस, आपके बॉडी लैंग्वेज, एक एक चीज़, मतलब कोई भी प्रोडक्ट में एक चीज़ नहीं, ये खराब है यार, तो वहाँ आप नेगेटिव में आ जाते हो। होना नहीं होना इज डिफरेंट थिंग सर, लेकिन आपको कहा बंदा बोलता अच्छा है, बंदा का बॉडी लैंग्वेज ठीक है, बंदा दिखता अच्छा है, बंदा का पर्सनालिटी अच्छा, चलो 100 नंबर मिल गया। अब उसमें पता चला 75 100 है, वहाँ आपका डेस्टिनी काम आता है कि 10 आदमी को 100 मिले, तो अब कौन सा 100 वाला सिलेक्शन होगा, वो चांस की बात है। तो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, टैलेंट आपकी अपनी प्रॉपर्टी है सर, आपकी, लेकिन सफलता किस्मत है, उससे हम नहीं लड़ सकते। कौन सी फिल्म सफल हो गई, कौन एक्टर सफल हो गया, भाई ये फॉर्मूला किसी के पास सर नहीं। ये डिप्रेशन और आप जो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स की यही बात मेन होती है, जब हम उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं। अरे वो तुम्हारे बस में है ही नहीं, तुम्हारे बस में टैलेंट है। लोग कहते हैं ना, मैं 1 मारा सर, सॉलिड मारा,
बाकी देख ले भाई, तो 75 मार के मेरा हाथ पैर तोड़ दे अलग बात, लेकिन मेरा एक था सॉलिड था। राइट। काम आप अपना क्राफ्ट जो है ना सर वो स्ट्रांग करके रखो। जो ये आपके दौर से तो अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री इतनी चेंज हुई है टेक्नोलॉजिकली। जी 96 की आप बात कर रहे हैं जब डिजिटल टेप इंट्रोड्यूस हो चुके थे, हाई बीटा और बीटा पे भी चलता था, है ना, और उसके बाद फिर ये चिप वाला सिस्टम आ गया और अब तो हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। बदलते दौर में बहुत सारे प्लेटफॉर्म नए नए आए, पहले एंटरटेनमेंट चैनल भी नहीं थे इतने, धीरे धीरे वो बढ़े, उसके बाद अब OTT आ गया है, यूट्यूब भी इतना ऊपर निकल गया है, आगे निकल गया। बदलते दौर के साथ आपने कितना खुद को बदला और कितना ज़रूरी है? उन्हें बदलना चाहिए और बदलना पड़ा। बदलना मतलब ये एक बदलाव जो है सर, ये तो नियम है, सृष्टि का नियम है, बदलाव तो होगा और भी कुछ नया आएगा और भी कुछ नया। वही मैं कहा ना कि अवेयर होना, जानकारी रखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आप मान लो कि 2026 में आप मुझसे बात कर रहे हो, आप अपडेट हो, मैं 2024 की बात करूँ, हो सकता है 5 मिनट आपसे बात करूँ फिर निकल जाऊँ, लेकिन मैं 2026 के अपडेट तक अपन लोग बात करेंगे तो उस तक और ज़्यादा बात कर पाए। राइट। आर्गुमेंट और डिस्कशन दो अलग चीजें होती हैं सर। आर्ग्यू हुआ करे ऐसा नहीं होता है, डिस्कशन होता है, अच्छा ऐसा होता तो बता कैसे होता है। डिस्कशन शुड बी हेल्दी। राइट। आर्ग्यू में क्या होता है, लोग ईगो बीच में जोड़ देते हैं तो वो आर्ग्यू हो जाता है, वो अच्छा सा डिस्कशन वगैरह। तो मैं आपसे तभी बात कर पाऊंगा जब मैं अवेयर होऊंगा सर। जब मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं आपसे 2 मिनट हाथ मिलाऊंगा, चलूंगा और क्या हालचाल, ठीक ठाक भाई, ठीक है। राइट। तो जिंदगी तो रुक जाती है ना। तो इसलिए हमेशा आप बदलाव, जिस तरह समय के साथ बदलते रहो, आप भी बदलाव करो, जानकारी इकट्ठा करो। हो सकता है सर क्षणिक लगता है कि मेरे इस काम का क्या काम, इस पोस्टर पे लिखा हुआ है कुछ, या उधर लिखा हुआ, मेरे क्या काम, वो नेवर नो कब क्या काम आ जाए। कब क्या काम आ जाए। हम जब सड़क पे चलते हैं ना सर, लैंडमार्क, हम बहुत लोग बोलता है कि लैंडमार्क देखा, वहां से लेफ्ट ले लोगे, बोलेंगे भाई 75 बार गया, वो तो चीज देखा ही नहीं। मैं देख के रखो ना, हो सकता बैकअप पॉइंट एक्सिस बैंक है तो हमें यहाँ उधर है, HDFC बैंक उधर है, तो आप जानकारी क्या हासिल कर। ठीक बात। ये तो अपना खजाना है, इसमें भरते रहो। ओके जी। एक और चीज़ रहती है कि जो आपका पढ़ने का शौक था उससे ही आपको लिखने का भी शौक हुआ। जी जी जी। जो ये राइटिंग का सेंस होता है, इसने एक्टर को कितनी हेल्प किया? सर बहुत मदद करते हैं डायलॉग डिलीवरी में। मैं हमेशा अपने कॉलीग्स या अपने लोगों को जो भी जानकारी चाहते हैं मुझसे, सर पुराने गाने का बहुत हाथ है। अच्छा। एक एक्टर को पुराना गाना गुनगुनाना आना चाहिए, एक्सप्रेशंस देना चाहिए। मिरर प्रैक्टिस एक एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। और मिरर प्रैक्टिस में करते क्या, डायलॉग बोल के नहीं सर, अपने आप को पहले याद कर लो। अगर मैं खुद को याद कर लिया तो मुझे पता है, मुझे नहीं ज़रूरी है मिरर का कैसा मैं दिख रहा हूँ, कैसा नहीं दिख रहा हूँ। तो यहाँ से एक चीज़ मेरा खत्म हो गया, तब मैं परफॉर्मेंस पे सिर्फ ध्यान दूंगा। राइट। लोग अपने को याद नहीं कर पाते, तो बोलते हैं मिरर ला यार, थोड़ा सा बाल, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो कर लूँ, लुक पे चले जाते हैं क्योंकि आपको याद नहीं है आप कैसे हो। आप रोगे तो कैसे लगोगे, हंसोगे कैसे, आपका तो दिमाग उधर चला गया ना, आप क्राफ्ट से हट जा रहे हो। पुराने गाने में सर इतना कमाल है, आप एक्सप्रेशन देने, मैंने एक्टर के लिए मैं कह रहा हूँ 10-15% रूसीस निकल जाओगे आप। राइट। बहुत एक्सप्रेस करना सीखो। एक्सप्रेशन से ही मैं, एक्टिंग क्या है, एक्सप्रेशन से। शब्दों का इस्तेमाल, बोलना तो सब बोल लेंगे, तो फिर मेरे और आप में फर्क क्या हुआ? आपके एक्सप्रेशन से हाँ मुझे यहाँ तक लगता है ना कि भाई नहीं यार क्या बात है। ओके। नॉर्मली जब हम एक कैरेक्टर प्ले करते हैं या एक डायलॉग बोलते हैं तो एक शब्द जो होते हैं वो तो नॉर्मल होते हैं, उसमें तो कोई भाव होता नहीं, भाव तो एक्टर ही देता है, है ना, और वो कैरेक्टर को भी जो जान देता है वो एक एक्टर ही देता है। तो आप उसकी प्रिपरेशन या किन किन बातों पे आप ज़्यादा फोकस करके ध्यान देते हैं? मैं बताता हूँ सर, कहने के लिए तो सर बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो पढ़ता रहता है ना उसकी ज़िंदगी में हर कैरेक्टर्स आते रहते हैं, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई, कभी ना कभी। तो वहाँ टाइम वेस्ट नहीं होगा मुझे। ये फ़ायदा हो जाता है कि सर मुझे डायलॉग दीजिए, मुझे लगेगा अब प्रिपेयर करूँगा मैं, तो मैं खाली रिकॉर्ड करता हूँ ये उस टाइप का कैरेक्टर है यार, ये डॉक्टर था, वो था, हाँ ठीक है, बॉडी लैंग्वेज मेरा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अंदर जामा जो डॉक्टर वाला गेटअप था वो आ गया था ना। तो पढ़ने से भी बड़ा फायदा है। क्या कैरेक्टर्स तो गुजर रहे हैं ना आपके सामने से, हर दिन हर नए नए कैरेक्टर्स, नेवर लाइफ में कब आ जाए, कौन स्क्रिप्ट लिखा, क्या कैरेक्टर आ जाए, तो तैयारियां वही होती है। और जब आप एक्टर हो तो आपको दूसरा का काम करना भाई साहब, आप उसी में हो ना, सबसे बड़ी बात। राइट। नॉर्मली ये होता है ना कि जिसको भी आज अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो सभी को हीरो बनना, हीरोइन बनना है। और आपने जो कहा कि आईने में खुद को देखो, कितना ज़रूरी रहता है खुद की पर्सनैलिटी को आंकना, जांचना, समझना कि भाई मैं एक्टर पहले हूँ और मुझे वैसे ही रोल करने चाहिए और वैसे ही मुझे एक्चुअली मिलेंगे भी जैसी मेरी पर्सनैलिटी है, दूसरे तो मिल नहीं जाएंगे। तो ये जो हीरो के पीछे या मेन लीड के पीछे पड़ते हैं, इस चक्कर में कितने स्ट्रगलर बैठे होंगे इस समय इंडस्ट्री में? बहुत लोग। ये इसलिए मैंने कहा कि खुद को याद करो।
जब खुद को पहचान लोगे तो अपना कास्टिंग भी खुद करोगे, अपने दिमाग से अब कहानी बनोगे। उसमें कहाँ से लगेगा तुमको भाई कि तुम लग रहे हो, तुम हो या नहीं हो, तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? यही कहा, क्राफ्ट यही सब चीज होता है जिस पर काम करने वाली बात है। ये टाइम बच जाएगा आदमी को। जबरदस्ती का मैं आज सर हो गए 25-26 साल इंडस्ट्री में, मैं फिर भी जबरदस्ती का हीरो में सफल नहीं हो पाया। मैंने 15 फिल्में एज ए हीरो की, पब्लिक एक्सेप्ट नहीं किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं फिल्म से मैं टीवी इंडस्ट्री में आ गया, टीवी में लोगों ने एक्सेप्ट किया, प्यार दिया, सब चलता रहा। अब मैं जबरदस्ती अगर फिल्म के लिए बैठा रहता तो समय ही कि मैं तो हीरो ही बनूंगा। हाँ, मतलब जबरदस्ती हीरो कैसे नहीं चलूंगा, चलूंगा ही, उससे टाइम वेस्ट होगा। राइट। वक्त तो इंतजार नहीं करता सर ना, आदमी को चेंज होता रहता है लाइफ। कंटिन्यूटी के लिए बहुत जरूरी है कि हम चीज को एक्सेप्ट करते जाएं, उसके हिसाब से बिल्कुल एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है हर चीज में। मैं कहना मेरे ख्याल से नीरज भाई बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते, बहुत सारे। हाँ, तो इसलिए क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है बहुत लोग 20-20 साल 25 साल स्ट्रगल क्यों कर रहे हो भाई साहब? या तो आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, या आप जिसके लिए लड़ रहे हो उसके लिए आप हो नहीं। किस्मत साथ नहीं दे रही, या कई बार वही दोष होता है कि इंडस्ट्री मेरे टैलेंट को नहीं पहचान रही, या वो वो किस्मत को बाद में वो लोग दे देते हैं एक्सक्यूज की तरह। लेकिन सही बात है, जैसे आपने एक्सेप्ट किया, आपने उस चीज़ को मान लिया, तो आप कम से कम काम तो कर रहे हो। आप एक रेगुलर इतना बड़ा एरा भी देखना सर कम बात नहीं होती है। 25-26 साल सस्टेन करना इंडस्ट्री में आसान काम नहीं। ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आदमी को जो है कम से कम रुक के पहचानो अपने आप को भाई साहब। आप बेवजह घिसते रहोगे, अब घिस के रसरी आवत जात है, सिर पर पड़त निशान, वो पढ़ के आते हैं हम, तो होता है कि एक न एक दिन अरे यार नहीं, कुछ नहीं करते सर। मैं यहाँ पर कहूँगा कि सर डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है अपनी लाइन में सर। वो कहते हैं ना, राइट टाइम पे और राइट मौका मिल गया आपको, राइट चांस मिला, आप निकल गए भाई। कोई पता चला उस दिन ऑटो लेट हो गया, ऑटो से आ नहीं पाया, मैं पहुंचा तक कास्टिंग हो गई। ये सब डेस्टिनी है। राइट। अच्छा, अभी कास्टिंग में बहुत अच्छा काम होने लगा है कि कास्टिंग अब बहुत रियलिस्टिक होने लगी है ना। रियलिस्टिक में मेरा कहने का मतलब ये कि अब पहले कुछ कैरेक्टर्स में, रोल्स में, चाहे फिल्मों में हो, ओटीटी में हो, वो पुराने बने बनाए चेहरे ही रिपीट होते थे। लेकिन अब उस जगह पे नए लोग भी आने लगे। जैसे अभी राकेश बेदी जी को बहुत दिनों बाद फिल्म में एक रिकग्निशन वाला एक अच्छा रोल मिला धुरंधर में। तो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट अब होने लगा, इसकी शुरुआत हुई है, इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, कास्टिंग में ठीक है, आपने जो कहा एग्री, लेकिन बहुत सारे न्यूसेंस घुस गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर लोग कास्टिंग करना शुरू कर दिए हैं जो एक्टर नहीं बन पाए। उसको ये फायदा होता है कि आपने स्क्रिप्ट दिया कि भैया ये कास्टिंग चाहते, एक रोल हमारे लिए मिल जाएगा, चलो मैं नहीं मानता, मैंने कि ये नहीं कहता, वो चलो कर रहे हैं, सबका अपना अपना हथकंडा है। लेकिन कुछ लोग जो है कास्टिंग डायरेक्टर्स के नाम पे, जो कोऑर्डिनेटर्स है, वो बाप समझने शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे कास्टिंग्स, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन सर कास्टिंग डायरेक्टर आपको कैरेक्टर्स ही नहीं पता है। कई बार हमें आता है कि ऑडिशन है सर और लड़के का भाई का रोल है, तो मैं बोला कि ठीक है, उसका कॉस्ट्यूम क्या होगा सर? कुछ भी पहन लीजिएगा सर। अच्छा, गांव से आया हुआ है, पैंट शर्ट भी चलेगा, मतलब कोई कैरेक्टरेशन कुछ है ही नहीं, माइंड में क्लियर ही नहीं है। बस आपको ड्यूटी पूरा करना है। ऑडिशन लिया ना मैंने, एक्टर का हो गया, तो ऑब्वियसली उस चैनल से जाते ही रिजेक्ट हो जाएगा। आपके फिर मन में मायूसी घुसेगी। ये गलती हम लोगों की भी होती है कि हम ऐसे ऑडिशन देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं काम मिल जाए, चलो चले जाते हैं। अरे भैया, तुम्हारे लायक नहीं है। राइट। दादाजी के रोल के लिए मैं फिट नहीं हूं, तो क्यों देना फिर? अनटिल अनलेस आप गेटअप दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मतलब वो खास रिक्वायरमेंट होगी कि भाई दो एज में दिखाना है, कुछ करना कुछ समझ में आती है हाँ, बात, तो समझ में आती है। लेकिन मैं जबरदस्ती ऑडिशन दादाजी का दे दूं, अरे बेटा, क्योंकि मेरा क्यों होगा यार। हाँ, फिर तब भी हो जाता है, तो फिर भैया ऊपर वाला मेहरबान, तो क्या करोगे भाई। तो वो सब चीजें होती अभी एक्टिंग में ना एक चीज़ और भी होती है कि एक तो होता है कि जो पर्सनल चॉइसेस होती हैं कि यार मुझे ना कुछ इस तरह का काम करना है, और इंडस्ट्री कई बार आपको ऑफर वो कर रही होती है जिसमें कि आप चल रहे होते हैं, जिसमें आपकी एक पहचान बनती है। तो आपकी कौन सी ख्वाहिश है कि इस तरह का कैरेक्टर मिलना चाहिए यार मुझे? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, और हर एक्टर बोलेगा कि नहीं मुझे तो अमिताभ बच्चन दीवार वाला चाहिए यार, या संजीव कुमार चाहिए मौसम वाला। अच्छा ही बोलेगा, बुरा तो कोई नहीं बोलेगा कि मुझे आसरानी वाला वो रोल करना है, जगदीप वाले रोल करने नहीं बोलते हैं। जनरली लोग स्टार को ही, सुपरस्टार को अपना वो बना के रखता है डील। मैं बड़ा स्ट्रेट और ईमानदार ये जवाब दूंगा कि मैं ऐसा काम करना चाहता हूं कि जो पब्लिक याद करे। यार अच्छा क्या, मैं सीन्स लेंथ वाइज मैं नहीं अब नहीं वो करता हूं कि नहीं मुझे लंबा चाहिए, थ्रू आउट फिल्म आप हो। मेरे पास 5 सीन है मेरे पास, मैं वो करूं, अच्छा काम करूं, यही हमेशा रहा। होने लगा, शायद हो सकता है कि जब फिल्म में एज ए हीरो मैं नहीं रहा, सफल हुआ,
तो लगा कि नहीं यार, उसका ठीक है, मैंने एक्सेप्ट किया उस सब चीज़ को कि पब्लिक नहीं झेल पाई मुझे एज ए हीरो। कुछ और देख रहा सीरियस में मैंने ग्रे शेड किया सारा काम, एज ए सेंट्रल लीड, मेन लीड जो भी किया, और टीआरपी बूम किया सब जगह। तो लोग मुझे एक उस तरह ही लेकर उठा गए कि सर मेरे सीरियल नहीं चला, आप कर दो। मैंने ऐसे ऐसे वक्त देखे, मैं बोला भैया यहाँ सफलता का बस वही है, तोती बोलती है हर तरह से, काम अच्छा करो कि आप अगर मुझे लिए हो, आप 2 रुपया दे रहे हो तो आप संतुष्ट हो कि 2 रुपया दे दिया यार, 4 का था 2 रुपया में काम हो गया और काम अच्छा कर दिया, सबको वो भी खुश, हम भी खुश। ओके, एक एक्टर अपने आप में एक कंप्लीट प्रोफेशन है, लेकिन कितना ज़रूरी है एक एक्टर के लिए एक डायरेक्टर का एक्टर होना, एक प्रोड्यूसर का एक्टर होना? सर ये सब चोचले हैं, सच कहिए तो। और वजह ये भी है ना कि सर जेन्युइन लोग आते नहीं इंडस्ट्री में, तभी लोग ऐसा काम करते हैं। सर डायरेक्टर से एक्टर आप हैं, मैं कैसे चुन सकता हूँ कि आप पैसा लगाएंगे, प्रोड्यूसर हो आप, पैसा लगा रहे हो। आजकल डायरेक्टर्स लोग बस यही करते हैं कि एक्टर्स के पीछे पीछे भागते हैं कि भैया मेरे पास ये बड़े स्टार हैं, आप फाइनेंस कर दो। भैया तुम्हें काम आते हैं? नहीं आते। बहुत से ऐसे इंडस्ट्री में डायरेक्टर हैं कि एक्टर्स मिल भी जाते हैं, आप काम ही अच्छा नहीं करोगे तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा। आप किस तरह से देखते हो खुद को कि मैं डायरेक्टर का एक्टर वन एंड ओनली सर, डायरेक्टर सेकेंडरी चीज मेरे लिए स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा, कंटेंट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको मैं पढ़ता हूँ, मैं किसी को ही बोलता हूँ, दोस्ती यारी अपनी जगह है, मैं फ्री में आ जाऊंगा अगर चीज अच्छी है तो। लेकिन कहोगे चीज अच्छी नहीं है और आप चूंकि आप मेरे दोस्त हो, आपने मुझे मरने से बचाया था इसलिए मैं कर लूंगा, नहीं भाई, मैं घर में काम कर देता हूँ तेरा 2 दिन में, क्योंकि मैं पब्लिक के सामने आऊंगा भाई, उसमें आप नहीं मैं दिखूंगा और कुछ भी नहीं कर लूंगा भाई, नहीं माफ कर दो। मैंने छोड़ी है, बड़ी बड़ी फिल्में छोड़ी है सर, सिंह साहब द ग्रेट मैंने छोड़ी है सर। ओके, शूटिंग करने के बाद क्या रीजन हो गया था? उसकी कहानी तो कमाल है। मैं तो भोपाल में, हम लोग 14 दिन शूटिंग की अनिल शर्मा जी के साथ, और 3 ही कैरेक्टर मेन थे, रजत कपूर, सनी पाजी, मैं। जेल का सीक्वेंस सारा कुछ हो गया भैया, तो मेरा प्रकाश राज जी एक एक्टर है साउथ के, जो उनके साथ था मेरा सारा कुछ। तो वहाँ शूट करके बॉम्बे आए, तो भैया मोच का माप, क्योंकि दिखा रहे थे कि 10 साल पहले का वो चीज़ें हैं सारा कुछ, और पुलिस का मैं महकमा का हेड हूँ, और मेरे से प्रकाश राज की तो मैं होती है, वो हम लोगों को ड्रग्स में फंसाता। और रियल स्टोरी ऐसा था कि सारे के कलेक्टर तक को अरेस्ट कर लिया जाता है, सिंह साहब स्टोरी की रियल स्टोरी ये थी। और मैंने अनु शर्मा जी प्रोड्यूसर थे, तो उनको बोला कि भाई अब मैं हीरो नहीं, मेरी अब कैरेक्टर में एंट्री आ रही है, तो मैं 1 रोटी खाऊंगा तो सॉलिड खाऊंगा, 5 सीन दोगे मेरा, मैं वो करूंगा। अरे बेफिक्र हो, अब 3 ही एक्टर मेन थे इसमें, अब बाकी तो फैले रहते थे। सर सब कुछ माप लिया कि अब जो है प्रकाश राज के साथ मेरी फाइट होगी, ये होगी वो होगी। मैंने बोला कि मुझे स्क्रिप्ट अब तक नहीं मिला, और चूंकि अनिल जी के ही प्रोडक्शन से मैंने केसी शर्मा साहब जब थे, उनके फादर, फर्स्ट फिल्म मैंने प्रेम शास्त्र उनके ही उसमें किया था, पूरे ग्रुप ही था वो लोग सारा कुछ, ढांडा सामणी शर्मा का, पीके बालकृष्ण जो प्रोड्यूसर बोले, सब लोग वही थे, तो ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। लेकिन वही मैं बोला भरोसा वाली बात है, भरोसा टूटने की कगार, तो मैं बोला स्क्रिप्ट देना है यार, मुझे स्क्रिप्ट दे। सारे सीन कट पर प्रकाश राज साहब का डेट का प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा। तो मैं फिर आंख बंद करके फिल्म देखी, मैं बोला अरे यार ये तो हेंचमैन टाइप हो गया, आपका सीन ही कट गया। तो मैं बोला सॉरी, मैं नहीं करूँगा, मोस्ट निकाला, मैं उनका एसोसिएट को दिया, माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपने दोस्त को नहीं बोल सकता कि प्रकाश राज का डेट नहीं था इसलिए मैं पूरी फिल्म में खड़ा हूँ। और नहीं देखी। मैंने तो ये नहीं बोला कि सनी पाजी को हटा के मुझे ले लो यार, राइट। मैं तो बोला था कि जो मुझे दोगे सॉलिड देना, 5 ही सीन दोगे, मेरा होना चाहिए, गोली मार दो चलेगा, उससे ज्यादा तो मैंने मांगा ही नहीं था। तो ये तो धोखे वाली बात हुई। और मैं हैंड प्रिंट बन के अपने दोस्तों को ये नहीं बोलूंगा कि ये हो गया वो हो गया, रिजल्ट दिखता है सर, रिजल्ट दिखता है। मैं बोला मैं ये मेरा नहीं पड़ता है, मैं थिएटर बैकग्राउंड से नहीं आया हूँ कि सूखा रोटी भी खा के कोई नहीं लड़ते, तो मैं नहीं कर सकता भाई साहब। अन्ना मैं स्ट्रगल करने के लिए यहाँ हैंड टू माउथ होकर बॉम्बे आया था, अरे नहीं मिलेगा, मैं नगरी द्वारे मैं फिरता रहूंगा, वो चक्कर नहीं, तो नहीं होता भाई मेंटलिटी। तो मैंने बोला माफी, गलती मेरे तरफ से नहीं है, आप लोग की तरफ से है। हाँ, तो जब वो कैरेक्टर ही ना, रोल ही ना रहा, तो फिर बात आप ये नहीं बोल सकते कि मैं टेंट्रम कर रहा हूँ सर, मैं अपने करियर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता सर। जबकि उस प्रोडक्शन से मैं अभी भी एक वेब सीरीज किया, उजिन अतमान जी, किट्टू गिडवानी, सब हम लोग सब मेन सेंट्रल कैरेक्टर कपिल कर रहा। मैंने फिल्म जब प्रोड्यूस किया तो उसका राइटर भी कपिल रहा है, सारा कुछ करके मैं सब कुछ। लेकिन मैं दोस्ती यारी अपनी जगह भाई साहब, मैं आता हूँ मिलता हूँ, अनिल जी आज भी बोलते अरे तो तुम्हारा नहीं भाई, मैं इतना ही। ठीक है, आपकी तरफ से जो नए एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहते हैं उनके लिए एकदम सधी हुई और सटीक राय क्या रहेगी
क्या वो गलती ना करें बिल्कुल भी एक्टर्स के लिए एक्टर्स के लिए? सर, एक्टर के लिए मैं यही कहूँगा कि खूब पढ़े, जितनी जानकारियाँ हासिल कर पाओ, अपने क्राफ्ट पे काम करो। अच्छा, हमेशा दो नाव पे सवार मत होना क्योंकि सर मेरे को और भी काम करना है, साइड में एक्टिंग कर रहा हूँ, तो सर ये पार्ट एक्टिंग टाइम नहीं है। टाइम टेकिंग है। आप उसको ग्रूम करो, ये कोई सीखने की चीज़ नहीं है। आप इनरिच करो, आप इनरिच करो, ग्रूम्ड हो अपने आप को, लैंग्वेज पे काम करो। जैसे मैं कह रहा था, मैं बिहार का हूँ, बिहारी पे जनरली टोन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोनाउंसिएशन से प्रॉब्लम बहुत होते हैं, स श र ड़, ये सब में आप इतना कंट्रोल पैदा करो। सर एक्टर इम्प्रोवाइज जितना करेगा मज़ा उतना ही आएगा। राइट। तो उसके लिए आपको शब्दों का ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई राइटर गीता महाभारत नहीं लिखता है सर। हो सकता है आप राइटर से आप इतने मुकम्मल जानकारी आपके पास हो सकता है जो राइटर लिखा है उससे बेहतर आप डिलीवर कर पाओ। और यही उनकी ख्वाहिश भी होती है। और बिल्कुल, आज एनएसडीएंस जो थिएटर्स बैकग्राउंड से आते हैं, क्यों सर वो इंडस्ट्री इम्प्रोवाइज करते हैं? उन्होंने इतना प्ले नाटक किया होता है कि उनके पास वो कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, इसके लिए नहीं कि हम थिएटर ही करें, आप पढ़ के भी ला सकते आप हो। पढ़ के भी कर सकते हो। हर कहानी में एक बैकड्रॉप होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। एक सोसाइटी होगी, कैरेक्टर्स होंगे, सब सर होगा। थिएटर में एक झिझकपना खत्म होता है, हाँ, पब्लिक सामने होता है, बस यही फर्क यही है। है, बस। बाकी तैयारियां तो आपको भी वही करनी पड़ती है जो नॉन थिएटर करना पड़ता है, थिएटर करना पड़ता है। राइट। ऐसा थोड़ी कि एनएसडी से आए हो तो आप सफल ही हो। नहीं, एनएसडी के बहुत से लोग हैं जो सफल नहीं बिल्कुल हैं, बिल्कुल जो कैमरा एंगल को नहीं समझ पाए या उस नहीं मेथड नहीं को बिल्कुल नहीं एफटीआई के नहीं समझ पाए। नहीं समझ पाए। कितने लोग निकले, अब भी 3-4 निकले हैं खाली, जो आप समझ लो कि इस बैच से राजकुमार राजकुमार राव, जयदीप और विजय वर्मा, ये सब कहाँ है बाकी लोग भैया? कितने हर साल निकलते हैं जबकि नहीं होता। तो ये हमारी भी गलतफहमी होती है कि हम एफटीआई कर लिए ना, अब तो मैं सिक्योर एक्टर। अरे नहीं भाई, ये डेली का काम है, रूटीन में डालो, पढ़ना, जानना, जानकारी करना, तो ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट कि आपने इतनी इन डेप्थ चीज़ें को शेयर की अपनी जर्नी थैंक्स अ से। लॉट। और इस पॉडकास्ट को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा राठौर जी को कि बड़ा सफल रहे आपका ये जो आपने ये जो स्टेप उठाया है। हम लोग एक्चुअली क्या होता है सर, प्लेटफॉर्म चाहिए भड़ास निकालने के लिए। हम लोग के अंदर दबी रहती है, एक्टर है तो वही डायलॉग पढ़ते रहो, वही आते रहो, कभी पर्सनल बातचीत हो जाती है तो अच्छा लगता है बस। नहीं, और इन बातचीत से जो लोग हैं उनको भी फायदा होता है, क्योंकि अगर उनको मालूम नहीं होता तो वो इधर उधर फंसते हैं, फेक में फंसते हैं, फ्रॉड में फंसते हैं। आज आपकी बातों से उनको समझ में आया होगा कि तैयारी कितनी जरूरी है। बिल्कुल, और मैं ये नहीं कह पढ़ाई रहा हूँ कि कितनी सारा परसेप्शन मेरा ही सही हो, लेकिन उनको फिर भी और सोचने का एक दायरा मिलेगा दायरा कि मिल इस जाता है, तरह। एक दिशा मिल जाती है, बिल्कुल, वो बहुत बिल्कुल।